तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का अपना सीरीज चल रहा है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। ये चला था 1914 से 1918 तक। इसके क्या क्या कारण रहे होंगे जिसने पूरे विश्व को एक बड़े पैमाने पे परिवर्तित किया था तथा उसका प्रभाव हर एक देश पे पड़ा था तथा आगे की जो भी विचारधाराएं थी, किस प्रकार की शासन प्रणालियाँ आई तथा सेकेंड वर्ल्ड वार की किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो ख़त्म में जो बीज बोए गए थे, क्या क्या कारण रहे, किस प्रकार पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके क्या क्या कारण है, व्हाट इज़ द केजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले उग्र राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म की भावनाएं हैं, वो है सबसे बड़ा कारण। नंबर एक करके हम चर्चा करेंगे इन पे। उग्र राष्ट्रवाद, देखिए हम चर्चा करें। पहले हम एक टॉपिक पढ़ा था इटली का एकीकरण तथा जर्मनी का एकीकरण, उसमें हम बहुत चर्चा किया था राष्ट्रवाद के ऊपर। उससे पहले जो फ्रांस की क्रांति है और जो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय है, उसके दौरान भी हमने चर्चा किया था नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म की भावना किस प्रकार एक देश का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको किस प्रकार इफेक्ट करता है, हम उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। उग्र राष्ट्रवाद की उस समय दो इफेक्ट पड़ रहे थे। क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे थे? नंबर एक था राष्ट्रों का निर्माण। राष्ट्रों का निर्माण, इससे राष्ट्र का निर्माण कैसे पड़ा? जैसे इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तथा जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके कारण लोग संगठित हुए तथा उन्होंने एक झंडे तथा एक संविधान, एक विधान के अंडर इकट्ठा होने की जो भावनाएं जागी, उस भावना को राष्ट्रवाद कहा गया है। और इस भावना के कारण राष्ट्रों का निर्माण हुआ। उस समय कौन कौन सा, जैसे 1871 में इटली तथा जर्मनी का निर्माण हुआ था। और दूसरा क्या था, इससे द्वेष की भावना, साम्राज्यवाद की भावना। तो इस प्रकार दो कारण से ये प्रभावित कर रहा था उस टाइम के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को, जो यूरोप का है। एक तो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, दूसरा द्वेष की भावना, अपना राष्ट्र उसकी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार का एक साम्राज्यवाद की भावनाएं भी जागृत हो रही थी। और इसी राष्ट्रवाद के कारण और कुछ भी इफेक्ट हुआ। नंबर एक है जो जर्मनी है, जो जर्मनी के लोग अभी अपने आप को सबसे ज़्यादा सभ्यता तो संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि उनके बराबर कोई है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उनके बराबर कोई है ही नहीं यूरोप में। इस प्रकार एक कारण ये था। नंबर दो था फ्रांस जर्मनी से अल्सास तथा लोरेन के क्षेत्र लेना चाहता था। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा अल्सास तथा लोरेन क्या है। जो 1870 में जब पर्सा तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें एक युद्ध को रोकने के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि की गई, जिसमें नेपोलियन जो तृतीय था उसको, जो पर्सा का सम्राट था, उसने हराया था। जो विलियम था उसने उसको हराया था। और उस संधि के मुताबिक, फ्रैंकफर्ट की संधि के मुताबिक अल्सास लोरेन मेज तथा स्टार्कबर्ग पर्सा को दिया गया था। लेकिन वो अंडर में किसका आता था? फ्रांस के, जो पुराने ज़माने में फ्रांस के अंडर में था। तो फ्रांस उनका अपना आधिपत्य समझता था। इस कारण वो इस राष्ट्रवाद की भावना के कारण अल्सास और लोरेन का प्रदेश प्राप्त करना चाहता था। नंबर 3 है सर्बिया बृहत्तर सर्बिया बनाना चाहता था। बृहत्तर सर्बिया वही राष्ट्रवाद की भावनाओं के कारण ही प्रेरित था। नंबर 4 है बल्गारिया, ये भी राष्ट्रवाद की भावनाओं से बृहत्तर बल्गारिया, जो जहाँ पे इनका आधिपत्य है अपने देश में मिलाना चाहते थे, बृहत्तर बल्गारिया। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवाद था उसने यूरोप में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर प्रिपेयर किया था, जिसके कारण विश्व युद्ध की ओर यूरोप अग्रसर हुआ। इसमें एक तो शक्तिशाली राष्ट्र बने
जैसे इटली है, जर्मनी है, वो सैनिक, एक तो सैनिक राष्ट्र थे, क्योंकि सैनिक शक्ति की सहायता ने इनको राष्ट्र के रूप में बदला गया था। जैसे पर्सा है, जो बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपना के जर्मनी का एकीकरण किया था। तो इस प्रकार ये सैनिक बुनियाद पर बने हुए थे। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता। साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता। उस जमाने में क्या है, एशिया तथा अफ्रीका में एक यूरोपीय कंट्रियों के बीच एक होड़ मची हुई थी। होड़ किस कारण थी? अधिकाधिक क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना। इसमें दो टाइप की प्रगति हो रही थी उस जमाने में। नंबर 1 थी विकसित देश, विकसित और जहाँ औद्योगिकरण हो चुका था, औद्योगिकरण कंप्लीट हो चुका था, वहाँ पे क्या है, वो 2 तरह की साम्राज्यवाद की नीति थी। एक तो आर्थिक प्रतिद्वंदिता भी थी, क्योंकि आर्थिक आधिपत्य भी जमाना चाहते थे, क्योंकि औद्योगिकरण के एक बड़े पैमाने पे माल उत्पादित किया जाने लग गया। तो उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए था, और तैयार माल के लिए बाजार। इस प्रकार ये था जो विकसित और औद्योगिकृत देश है उनके लिए साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता ज़्यादा थी। वो क्यों थी? कच्चा माल तथा तैयार माल के लिए बाजार की उपलब्धता। दूसरा, जहाँ कृषि तथा उद्योग के बीच संतुलन वाले देश थे, जैसे इटली, फ्रांस, और ये क्या करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा था। तो पहले जो पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाल, जो बाकी डेनिश वगैरह आए थे, स्वीडिश आए थे, उन्होंने यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में अपना राज स्थापित कर लिया था। जैसा बोला जाता है इंग्लैंड का कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया। तो इस कारण अधिकाधिक धन कमाने तथा अधिकाधिक अपने एरिया में कब्जा करने का लायक साम्राज्यवाद की नीति के कारण इंग्लैंड तो जर्मनी के बीच शत्रुता बढ़ गई। ये दो बेसिस थी। एक तो साम्राज्यवाद के कारण, क्योंकि अफ्रीका में इनको कम एरिया दिया जर्मनी को, तथा दूसरा आर्थिक प्रतिद्वंदिता के कारण, क्योंकि इनके बीच में दोनों में औद्योगिकरण हुआ। यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी वहाँ की अलग कंडीशन थी, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल तरह इकोनॉमिकल, तथा जर्मनी में भी, क्योंकि रूर का प्रदेश और यहाँ पे कोयला, इस्पात वगैरह बड़े पैमाने पे मिलते थे, प्रचुर मात्रा में मिलते थे जर्मनी में, इसलिए ये भी जल्दी ही औद्योगिकरण देश बन गया। नेक्स्ट है सैन्यवाद तथा सशस्त्रीकरण। सैन्यवाद से क्या तात्पर्य हम देखेंगे। ऐसी जगह जहाँ पे जो सिविल शासन है वहाँ पे सैनिक प्रवृत्तियाँ हावी हो जाती है, उसे बोलते हैं सैन्य। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कोई औचित्य नहीं रहता है। वहाँ पे जो मार्शल लॉ लागू होता है, जो सैनिक कार्रवाई होती है, उस तरह से वहाँ पे शासन चलाया जाता है। नंबर 3 है सैन्यवाद तथा सशस्त्रीकरण। सैन्यवाद है सशस्त्रीकरण। अब सैन्यवाद के क्या कारण थे? इसमें एक था उग्र राष्ट्रवाद, क्योंकि एक दूसरे प्रदेश अपने इलाकों पे कब्जा करवाना चाहता था। कोई देश दूसरे के इलाके पे कब्जा करना चाहता था, कोई देश दूसरों से अपना इलाका उसको छुड़वाना चाहता था। तो उग्र राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्रवाद। नंबर 2 है आर्थिक तथा ये आर्थिक प्रतिद्वंदिता, जिसके कारण वो अपना सैनिक रूप से मजबूत करके, नौसैनिक रूप से मजबूत करके आधिपत्य जमाना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने उसी ने ज़्यादा आर्थिक प्रगति की, उसने ज़्यादा साम्राज्यवाद बढ़ाया, जिसके बाद मजबूत नौसेना थी। तो इस प्रकार यह था राष्ट्रवाद, आर्थिक प्रतिद्वंदिता के कारण। और जो अनिश्चित तथा अशांत माहौल यूरोप में था, उसने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण अधिकाधिक शस्त्रों का निर्माण तथा भयंकर विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण किया गया था उस जमाने में। और इस प्रकार ये था
सैन्यवाद तथा शस्त्रीकरण। नेक्स्ट है गुप्त संधियाँ। उस टाइम यूरोप में देश, क्योंकि ये निश्चित तथा जो राष्ट्र के बाद की भावना थी, अपने अपने इलाकों को बचाना चाहते थे तथा अपना अपना प्रभुत्व तथा अस्तित्व कायम रखने के लिए एक दूसरे देशों के साथ गुप्त तथा कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो मजबूत करना चाहते थे। नेक्स्ट है गुप्त संधियाँ। गुप्त संधियाँ का दौर कब चालू हुआ? इसमें इन गुप्त संधियों के कारण तो यूरोप है वो दो गुटों में बंट गया। एक 1882 में जो त्रिगुट बनाया था बिस्मार्क ने, उसने ऑस्ट्रिया, इटली तथा जर्मनी के साथ संधि करके वो त्रिगुट बनाया, और इसी त्रिगुट के जवाब में तथा पावर बैलेंस के लिए उन्होंने ट्रिपल आतांत बनाया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर। तो क्या है इसमें चर्चा करेंगे। 1882 में त्रिगुट बनाया। किसने बनाया? ये बनाया जर्मनी के बिस्मार्क ने, जर्मनी का चांसलर था। इसमें कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया, ये तीनों सैनिक बुनियाद पर बने हुए राष्ट्र थे। और एक हुआ 1907 में, इसको त्रिगुट बोलते हैं, इसको ट्रिपल आतांत बोलते हैं, आतांत। ये बना 1907 में। ये किस किस के कौन कौन से राष्ट्र इसमें शामिल थे? फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस। तो इस प्रकार यूरोप दो गुटों में बढ़ गया। जर्मनी ये संधि क्यों की? क्योंकि फ्रांस से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसने इटली तथा ऑस्ट्रिया का सहयोग लिया। तथा इन्होंने क्यों किया? फ्रांस ने क्यों किया? फ्रांस ने भी इसीलिए इंग्लैंड को किया ताकि वो जर्मनी से अपने आप को सुरक्षित रख सके। इंग्लैंड ने भी इसी नज़रिए से फ्रांस और रूस के साथ संधि की, ताकि वो भी जो जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति है, जो शस्त्रीकरण और सैन्यवाद की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, उससे अपने आप को बचाने के लिए इंग्लैंड तथा फ्रांस तथा रूस ने एक संधि की। इसी में ही क्या है, जो फ्रांस है उसने त्रिगुट को कमज़ोर करने के लिए इटली के साथ संधि की, तथा जो जर्मनी है उसने इंग्लैंड तथा फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए रशिया के साथ संधि कर ली, गुप्त संधियाँ कर ली। तो इस प्रकार यूरोप था वो एक जाल में उलझा हुआ था गुप्त संधियों की। इस देश की उस देश के साथ, उस देश की उस देश के साथ संधियाँ क्या होती थी? मेनली इसी बेस पे होती थी, यदि दूसरा देश आक्रमण करे तो हम मिलके करेंगे, या दूसरे देश को आक्रमण में सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे देश के ऊपर। तो इस प्रकार यदि एक युद्ध हो जाता तो आपस में देश इस प्रकार एक कॉम्प्रिहेंसिव जाल में फंसे हुए थे कि एक युद्ध शुरू होने से पूरा यूरोप उसको युद्ध में कूदना पड़ता, क्योंकि संधियाँ ऐसी बनाई हुई थी। तो इस प्रकार ये था गुप्त संधियों का काल। सैन्यवाद में जो सैन्यवाद था उसमें मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे उस जमाने में सैन्यवाद में 8.5 लाख की जर्मन सेना थी तथा 50 लाख लोग सेकंड लाइन डिफेंस में थे। फर्स्ट लाइन थी 8.5 और 50 लाख लोग और जो ट्रेंड सोल्जर थे, और उसी समय रशिया में 12 लाख लोग थे। तो इस प्रकार वहाँ पे जो एक अधिक मात्रा में सेना थी, तो उस कारण और एक जनरलों के बीच में जो जनरलों का एक समूह था जो सैनिक अधिकारियों का, उसका उसी के प्रभाव के कारण जो सैन्यवाद तथा शस्त्रीकरण हुआ, उसी से प्रथम विश्व युद्ध के बीज बोए गए। नेक्स्ट है समाचार पत्र। उस समय एवं पुनर्जागरण के काल में हमने पढ़ा था कि छापाखाना आविष्कार हो गया, कागज़ का आविष्कार हो गया, और इस समय आने तक बहुत ही उन्नत अवस्था में समाचार पत्र छपने लग गए तथा उन्नत अवस्था में था जो पत्रकारिता है। तो इसमें क्या है कि एक पत्रकार है, एक जो समाचार पत्र या पत्रकारिता है, वो अपने राष्ट्र की आइडियोलॉजी तथा राष्ट्रवाद को नेतृत्व प्रदान करता है। तो उस समय वही कहानी चल रही थी यूरोप में। यहाँ पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के समाचार पत्रों में जर्मनी के जो कैसर विलियम की बुराई की जाती थी, जिसके कारण यहाँ की जनता में इंग्लैंड के प्रति रोष उत्पन्न हो गया तथा इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गया। जब फर्डिनेंड को मारा गया तो सर्बिया तथा ऑस्ट्रिया के बीच जो समाचार पत्र थे एक दूसरे पर तीखा व्यंग्य करते थे। इस प्रकार इनके बीच भी एक शत्रुता की भावना, बल्कि एक सेंट पीटर्सबर्ग का एक मार्स नाम का एक समाचार पत्र था, उसमें एक बयान जारी किया गया कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। तो उस प्रकार जो रेफरेंस था
वो क्लियर नहीं था। बस वो खबरें छापते थे एक दूसरे को, उग्रवादी तथा भड़काऊ भाषण जो छापते थे, भड़काऊ लेख छापते थे, भड़काऊ खबरें छापते थे एक दूसरे देश के प्रति, एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी खबरें छापते थे, जिसके कारण यूरोप में एक अशांत तथा उग्र माहौल बनाया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट है कैसर विलियम की महत्वाकांक्षा। जो जर्मनी का सम्राट था कैसर विलियम, एम्बिशन, ये क्या एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। ये संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, संपूर्ण विश्व पर। तो इस तर्ज पर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो भी उसी हिसाब से सेट की है। इसी साम्राज्यवादी नीति तथा इसी नीतियों के कारण बाकी यूरोप को इसके खिलाफ कर दिया। इन्हीं नीतियों के कारण वो बोलता था मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरी थल सेना के समान नौसेना मजबूत ना हो जाए। जब इस प्रकार का उसने बयान दिया तथा इस तरह से उसने जो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना चालू किया, उसी कारण जो इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड की सेना नौसेना सबसे मजबूत मानी जाती थी, उसको भी जो सशक्तिकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए तथा अपनी नौसेना को और मजबूत किया तथा बाकी फ्रांस, रूस जितने भी थे उतने के खिलाफ जो बयान जारी किए जाते थे कैसर विलियम द्वितीय कारण, या जो स्टेटमेंट देता था उसका क्या रिएक्शन होता था बाकी कंट्रीज में। इस कारण इसकी महत्वाकांक्षापूर्ण फॉरेन पॉलिसी के कारण विश्व युद्ध का ढांचा तैयार हुआ। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण उसमें क्या एक माल्थस था, माल्थस, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि युद्ध कोई बुरी चीज़ नहीं है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। इस प्रकार का बयान जब न्यूज़पेपर में आया, जब पत्रिकाओं में आया, तो जनताओं के दिमाग में एक सेट हो गया कि युद्ध कोई बुरी चीज़ नहीं है, करना अच्छी बात है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के कारण उसमें बहुत समस्याएं आ रही थी, गरीबी, बेकारी, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ, लूट, डकैती तथा इस प्रकार की अस्पर्धा की प्रॉब्लम उस समय शुरू हो गई थी। इस प्रकार ये माल्थस का जो मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव था उसका भी विषय में जो था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था वो कोई नहीं था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो कानून था तथा सदाचार संहिता जो बनी हुई थी उसको लागू करने के लिए हर एक देश अपना जो सर्वप्रभुत्व संपन्न की तरह व्यवहार करता था तथा जो इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उनका वोलेशन करता था। इटली अपनी मर्जी से कर रहा था, रशिया अपनी मर्जी से कर रहा था, ऑस्ट्रिया अपनी मर्जी से कर रहा है, जर्मनी अपनी मर्जी से। इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी अपनी जो मर्जी के मुताबिक तथा अपने हित के तौर पर कोई भी इंटरनेशनल लॉ का वोलेट करते हुए एक कदम भी तथा एक बार भी नहीं हिचकिचाते थे। तो इस प्रकार जो लेकिन इस समय 1899 में तथा 1907 में जो रशियन जो जार शासक था उसने प्रयास किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने प्रयास किया, हेग में सम्मेलन बुलाया गया ताकि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए तो इंटरनेशनल लॉ एंड जो सदाचार संहिता है उसको इम्पोज किया जा सके तथा उसको अमल में लाया जा सके तथा ऐसी कार्रवाई उन देशों के खिलाफ कठोर कदम उठा के उन पर प्रतिबंध वगैरह आर्थिक प्रतिबंध उठा के उसको अमल में ला सके। इस प्रकार का प्रयास किया हुआ लेकिन सफल नहीं मिला। नेक्स्ट है संकट, मोरक्को संकट। मोरक्को में क्या हुआ, मोरक्को में एक विद्रोह चल रहा था तो वहाँ पे फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज दी। मोरक्को संकट, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या है, विद्रोह चल रहा था, इस विद्रोह को दबाने के लिए फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजी, इसी समय जर्मनी ने भी अपना पैंतर जहाज, इसको अगाडिक संकट भी बोलते हैं, अगाडिक जो बंदरगाह है वहाँ पे भेज दिया। लेकिन इस प्रकार दोनों में तनातनी होगी
क्योंकि फ्रांसीसी सेना ऑलरेडी है और जर्मन नौसेना भी वहाँ पे जा रही है, तो लड़ाई होना निश्चित था। लेकिन इंग्लैंड के कारण, इंग्लैंड की मध्यस्थता के कारण ये युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार इनमें जो शत्रुता की भावना थी, शत्रुता की भावना बढ़ गई। ये था मोरक्को संकट। नेक्स्ट है बोस्निया संकट। बोस्निया तथा हर्जगोविना था, बोस्निया तथा हर्जगोविना। इस पर क्या है, ऑस्ट्रिया ने अपना अधिकार घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया ने अधिकार घोषित कर दिया तो रशिया ने उसको युद्ध की धमकी दे दी। किसको? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया ने अधिकार किया, लेकिन रशिया ने उसको युद्ध की धमकी दे दी ऑस्ट्रिया को। लेकिन रशिया जर्मनी के कारण इस पर अटैक नहीं कर पाया। इस प्रकार इन तीनों में भी आपस में रशिया के साथ दुश्मनी बड़ी हो गई। जो दुश्मनी थी उसमें जो बढ़ाने वाला काम हो गया इसमें। नेक्स्ट है बाल्कन युद्ध, बाल्कन संकट। जब बाल्कन प्रदेश में जो युद्ध चले थे 1920 से 1930, इसके कारण ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया में जो शत्रुता है वो बढ़ गई थी। ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया में शत्रुता चरम सीमा तक बढ़ गई। अभी हम चर्चा करेंगे लास्ट क्या कारण था। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम जो मेन कारण उन पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट अपना है तात्कालिक कारण। उस समय कौन सा कारण था जिसके कारण युद्ध हुआ? उसमें ये घटना है 28 जून 1914। इसमें क्या है, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड तथा उसकी रानी की हत्या सरजोवा में हत्या कर दी गई। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी रानी की हत्या सरजोवा में कर दी गई। इस कारण इसने 23 जुलाई 1940 को सर्बिया के खिलाफ एक अल्टीमेटम जारी कर दिया और उससे कहा गया कि 48 आवर में इसका जवाब देना चाहिए, जवाब देना ही देना चाहिए सर्बिया। फिर से सुनिए एक बार। 28 जून को 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी रानी की सरजोवा, जो कि सर्बिया में आता है, वहाँ पर हत्या कर दी गई। इस कारण 23 जून 1914 को सर्बिया के खिलाफ एक अल्टीमेटम जारी कर दिया और उसका जवाब दिया 25 जुलाई 1914 को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस कारण उसने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यही दिन है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार इसी दिन से शुरुआत हुआ। शुरुआत कब हुआ? ऑस्ट्रिया का सर्बिया के खिलाफ आक्रमण करना। इसके बाद 1 अगस्त को, देखिए 28 जुलाई को हो गया ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच में युद्ध। इससे युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। फिर 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तथा 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, फ्रांस के खिलाफ। और 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार ये युद्ध का प्रारंभिक शुरुआत थी, जिसमें ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था और इसी को प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है तथा तात्कालिक कारण है। इसमें क्या है, जो एक त्रिगुट था, जो मैत्री राष्ट्र थे, मैत्री राष्ट्र, इसमें कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया तथा अमेरिका। और जो त्रिगुट था, तो केंद्रीय शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियाँ। इसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बल्गारिया। इस प्रकार ये पूरे यूरोप में फैला हुआ था।
ये थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अभी नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम क्या क्या घटनाएं घटी, तो कैसे क्या क्या परिणाम हुए, क्योंकि युद्ध है, परिणाम तो घातक ही होंगे। किस प्रकार से यूरोप का पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी, उस पूरी चीज़ को बर्बाद करके रख दिया इसने। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हुए, नई नई जो आइडियोलॉजी है उनका आगमन भी हुआ। तो इस प्रकार हम चर्चा किए थे आज प्रथम विश्व युद्ध के कारण।